हेलो फ्रेंड्स, मैं नमज वैष्णवी सिंधिया एंड वेलकम टू माय चैनल द लाइफ नॉलेज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर उसे देखिए, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद ही आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी और तभी आप इस वीडियो को भी समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने उस जमाने की सबसे नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन से पूछा कि क्या वे उनके पेटेंट तथा छोटी सी कंपनी को खरीदेंगे, तो वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने उनका मजाक उड़ाते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और आगे टेलीफोन की कहानी तो आप सब जानते हैं। बहुत ज्यादा डर और अपनी क्षमताओं पर शंका ही इंसान की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। विद्यार्थी जवाब तो जानते हैं, लेकिन उनमें जवाब के अनुरूप काम करने का साहस नहीं होता, जबकि संसार में अक्सर चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो सही परिस्थितियों के आने का इंतजार करता है तो आपको शायद बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। यह तो वैसा ही है जैसे यात्रा शुरू करने से पहले आप इस बात का इंतजार करें कि अगले 5 मील तक की सभी ट्रैफिक लाइट्स हरी हों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बुक पे आते हैं। बचपन से ही अमीर डैडी ने माइक और मुझे लगातार बताया था कि पैसा वास्तविक नहीं है। अमीर डैडी हमें बार बार याद दिलाते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे से पैसा ढालना शुरू किया था तब हम धन के रहस्य के कितने करीब आ गए थे। वे कहते थे गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग तो पैसे बनाते हैं। तुम धन को जितना वास्तविक मानोगे उसके लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करोगे। यदि तुम इस विचार को दिल में उतार लोगे कि धन असली चीज नहीं है तो तुम ज्यादा तेजी से ज्यादा अमीर बन सकते हो। यह क्या है? यह सवाल माइक और मैं अक्सर पूछते थे। अगर धन असली चीज नहीं है तो फिर यह क्या है? अमीर डैडी बस इतना ही कहते थे, धन वही है जिसके बारे में हम एक मत हो जाएं। हमारा दिमाग हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाए तो यह लगभग तुरंत ही भारी दौलत उत्पन्न कर सकता है। अप्रशिक्षित मस्तिष्क बहुत गरीबी भी उत्पन्न कर सकता है, जो किसी परिवार में पीढ़ियों तक कायम रह सकती है। सूचना युग में पैसा बिजली की गति से बढ़ रहा है। केवल विचारों और अनुबंधों की बदौलत कुछ लोग शून्य से बेहद अमीर बन रहे हैं। जो लोग जीविका के लिए शेयरों या निवेशों का कारोबार करते हैं वे इसे सारे समय होते देखते हैं। अक्सर शून्य से लाखों करोड़ों डॉलर तुरंत ही कमाए जा सकते हैं, और शून्य से मेरा मतलब है कि पैसे के लेन देन के बिना। यह अनुबंध से होता है। ट्रेडिंग पीट में हाथ के एक संकेत से लिस्बन में एक व्यापारी की स्क्रीन पर बत्ती जलती है, टोरंटो में व्यापारी की स्क्रीन पर सौदा उभरता है और वापस लिस्बन में बत्ती जल जाती है। मेरे ब्रोकर को खरीदने और एक पल बाद बेचने के लिए बस फोन भर करने की जरूरत होती है। इस पूरे मामले में पैसे का लेन देन कहीं नहीं हुआ, अनुबंधों का हुआ। तो अपनी वित्तीय प्रतिभा क्यों विकसित करें, इस सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा क्यों विकसित कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेजी से पैसे बनाना चाहता हूं। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। यह सीखने की बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया है। मैं अपना वित्तीय IQ इसलिए विकसित करता हूं क्योंकि मैं संसार के सबसे तेज और सबसे बड़े खेल में शामिल होना चाहता हूं, और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के इस अभूतपूर्व विकास का हिस्सा बनना चाहता हूँ। एक ऐसे युग का जहाँ इंसान अपने शरीर से नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से अपने दिमाग से काम करते हैं। इसके अलावा यहीं पर रोमांच है। यही है जो हो रहा है। यह फैशन में है, यह भयावह है और यह मजेदार भी है। इसलिए मैं अपनी वित्तीय बुद्धि में निवेश करता हूँ और अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति यानी अपने दिमाग को विकसित करता हूँ। मैं उन लोगों की जमात में शामिल होना चाहता हूं जो साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता जो पीछे छूट जाते हैं। मैं आपको पैसे बनाने का एक सरल उदाहरण देना चाहूंगा। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स एरिजोना की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में थी। मैं एक टीवी शो देख रहा था जिसमें एक वित्तीय नियोजक आकर निराशावादी भविष्यवाणियां करने लगा। उसने पैसे बचाने की सलाह दी। उसने कहा, हर महीने $100 की बचत करोगे तो 40 साल में मल्टी मिलियनर बन जाओगे। देखिए, हर महीने निश्चित राशि बचाने का विचार काफी दमदार है। यह भी एक विकल्प है, वह विकल्प जिसे सबसे ज्यादा लोग चुनते हैं। समस्या यह है कि ऐसा करने पर आदमी को यह नहीं दिखता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इससे वह बड़े अवसर चूक जाता है जिनसे उसका पैसा कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ सकता था। नतीजा यह होता है कि संसार उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ जाता है। जैसा मैंने कहा था, उस वक्त अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब थी।
निवेशकों के लिए यह बाजार की आदर्श स्थिति होती है। मेरा बहुत सारा पैसा उस वक्त शेयर बाजार और अपार्टमेंट हाउसेज में लगा हुआ था। मेरे पास नकद पैसे बहुत कम थे। चूंकि लोग जायदाद कौड़ियों के मोल बेच रहे थे, इसलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे बचा नहीं रहा था, मैं तो निवेश कर रहा था। किम और मेरे 10 लाख से ज्यादा डॉलर बाजार में काम कर रहे थे और तेजी से बढ़ रहे थे। यह निवेश करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर था। अर्थव्यवस्था भयावह थी। मैं इन छोटे सौदों का प्रलोभन छोड़ नहीं पाया। जिन मकानों की कीमत कभी 1 लाख डॉलर थी, वे अब 75,000 डॉलर में मिल रहे थे। लेकिन स्थानीय रियल एस्टेट एजेंट्स के जरिए खरीदारी करने के बजाय मैं दिवालिया वकील के ऑफिस में या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करने लगा। खरीदारी की इन जगहों पर 75,000 डॉलर का मकान कई बार 20,000 डॉलर या इससे भी कम में मिल जाता था। मैंने अपने एक मित्र से 2,000 डॉलर का लोन लिया। शर्त थी कि 90 दिन में इस पर 200 डॉलर ब्याज देना होगा। मैंने वकील को डाउन पेमेंट के तौर पर कैशियर का चेक दिया। जब अनुबंध की कार्यवाही चल रही थी, तब मैंने एक विज्ञापन देकर 75,000 डॉलर के मकान को सिर्फ 60,000 डॉलर में बेचने का प्रस्ताव रखा। कोई डाउन पेमेंट नहीं। फोन की घंटी तेजी से बजने लगी। संभावित खरीदारों को छांटा गया और एक बार जब जायदाद कानूनन मेरी हो गई, तो सभी संभावित खरीदारों को मकान देखने की अनुमति दे दी गई। यह जुनून को हवा देने जैसा था। मकान चंद मिनटों में ही बिक गया। मैंने 2500 डॉलर की प्रोसेसिंग फीस मांगी, जो मुझे खुशी खुशी दे दी गई और आगे का काम एस्क्रो तथा टाइटल कंपनी ने संभाल लिया। मैंने अपने मित्र के 2,000 डॉलर 200 डॉलर ब्याज के साथ लौटा दिए। वह खुश था, मकान खरीदने वाला खुश था, वकील खुश था और मैं भी खुश था। मैंने एक ऐसा मकान 60,000 डॉलर में बेच दिया जो मुझे 20,000 डॉलर में पड़ा था। खरीदारी से प्रॉमिसरी नोट के रूप में 40,000 डॉलर मेरे संपत्ति वाले कॉलम में आ गए। इस सारे काम में कुल मुझे 5 घंटे का समय लगा। अब जब आप वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनने और अंक पढ़ने में माहिर बनने की राह पर हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यह पैसे के आविष्कार का उदाहरण क्यों है। मंदी के इस दौर में किम और मैंने अपने खाली समय में ऐसे 6 आसान सौदे करने में कामयाबी पाई। जब हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी जायदादों और शेयर बाजार में लगा था, तब हम खरीदो, बनाओ और बेचो वाले इन 6 सौदों से 1,90,000 डॉलर से ज्यादा की संपत्तियां बनाने में सफल रहे। इस तरह हमें लगभग 19,000 डॉलर की सालाना आमदनी मिल गई, जिसमें से ज्यादातर हमारे निजी कॉरपोरेशन के जरिए सुरक्षित हैं। 19,000 डॉलर की सालाना आमदनी का ज्यादातर हिस्सा हमारी कंपनी की कारों, गैस, यात्राओं, बीमे, ग्राहकों के साथ डिनर और दूसरी चीजों में खर्च होता है। जब तक सरकार को उस आमदनी पर टैक्स लगाने का मौका मिलता है, तब तक यह कानूनी रूप से खर्च हो चुकी होती है। यह इस बात का आसान उदाहरण था कि वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करके कैसे पैसे का आविष्कार किया जाता है, उसे उत्पन्न किया जाता है और उसकी रक्षा की जाती है। खुद से पूछें कि 1,90,000 डॉलर बचाने में आपको कितना समय लगेगा? क्या बैंक आपके पैसे पर 10% ब्याज देगा और प्रॉमिसरी नोट 30 साल तक चलेगा? मैं उम्मीद करता हूं कि वे मुझे मेरे 1,90,000 कभी न लौटाएं। अगर वे मुझे मूलधन लौटा देते हैं तो मुझे टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा 30 साल तक 19,000 डॉलर सालाना का मतलब 5 लाख डॉलर से ज्यादा आमदनी होती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर सामने वाला पैसा ना चुका पाए तो क्या होगा? ऐसा भी होता है और यह अच्छी खबर है। 60,000 डॉलर का मकान वापस ले लिया जाता है और 70,000 डॉलर में दोबारा बेच दिया जाता है। एक बार फिर 2,500 डॉलर लोन प्रोसेसिंग फीस के रूप में वसूल कर लिए जाते हैं। इस नए खरीदार को भी कोई डाउन पेमेंट नहीं करना होगा और प्रक्रिया इसी तरह चलती रहेगी। पहली बार मकान बेचने के बाद मैंने उधार के 2,000 डॉलर वापस लौटा दिए, इसलिए तकनीकी दृष्टि से उस सौदे में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। निवेश पर मेरा मुनाफा अनंत है। यह इस बात का उदाहरण है कि पैसों के बिना बहुत सा पैसा किस तरह बनाया जा सकता है। मेरे दूसरे सौदे में यानी मकान दोबारा बेचने पर मैं 2,000 डॉलर अपनी जेब में रख लूंगा और कर्ज की अवधि एक बार फिर 30 साल कर दूंगा। अगर मुझे पैसा वापस मिल जाए तो निवेश पर मुझे कितना मुनाफा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन यह निश्चित रूप से हर महीने 100 डॉलर की बचत को तो हरा ही देगा, जो दरअसल 150 डॉलर से शुरू होती है, क्योंकि यह टैक्स के बाद की आमदनी है जो 40 साल तक कम ब्याज कमाएगी। यही नहीं, मिलने वाले ब्याज पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। इसमें ज्यादा समझदारी नहीं है। यह सुरक्षित तो हो सकता है, लेकिन चतुराई भरा नहीं है। कुछ साल बाद जब फिनिक्स का रियल एस्टेट बाजार मजबूत हुआ, तो जिन मकानों को हमने 60,000 डॉलर में बेचा था, उनका मूल्य बढ़कर अब 1,10,000 डॉलर हो गया। नीलामी के अवसर अब भी मौजूद तो थे, लेकिन दुर्लभ हो गए थे। उनकी तलाश करने में एक कीमती संपत्ति यानी मेरा समय बहुत खर्च हो रहा था। इसके अलावा हजारों खरीदार मुट्ठी भर उपलब्ध सौदों की तलाश कर रहे थे।
बाजार बदल गया था। यह आगे बढ़ने और संपत्ति वाले कॉलम के लिए दूसरे अवसरों की तलाश करने का समय था। आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, यह कानून के खिलाफ है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ये टिप्पणियां जितनी बार सुनता हूँ उतनी बार यह नहीं सुनता कि आप मुझे ऐसा करने का तरीका बता सकते हैं। गणित सरल है, आपको इसमें बीजगणित या कैलकुलस के ज्ञान की जरूरत नहीं होती। कानूनी सौदे और भुगतान की वसूली का काम एस्क्रो कंपनी संभालती है। मुझे छत की मरम्मत या टॉयलेट ठीक कराने की भी चिंता नहीं रहती, क्योंकि यह काम उस मकान के मालिक करते हैं। यह उनका मकान है। कभी कभार कोई किस्त नहीं देता है और यह बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इससे विलंब शुल्क मिलता है या उन्हें मकान से बाहर निकालकर दोबारा मकान बेच दिया जाता है। अदालतें इस काम को संभालती हैं। हो सकता है कि यह आपके इलाके में काम ना करे, बाजार की परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन यह उदाहरण दर्शाता है कि एक सरल वित्तीय प्रक्रिया से लाखों डॉलर कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, वह भी बहुत कम पैसे और बहुत कम जोखिम में। यह सिर्फ अनुबंधों के जरिए पैसे कमाने का उदाहरण है। हाई स्कूल पास करने वाला कोई भी व्यक्ति यह काम कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। वे तो मेहनत करो और पैसे बचाओ की पुरानी सलाह पर ही अमल करते हैं। लगभग 30 घंटे की मेहनत में संपत्ति वाले कॉलम में लगभग $1,90,000 आ गए और टैक्स भी नहीं चुकाना पड़ा। इनमें से कौन सा काम आपको ज्यादा मुश्किल लगता है? पहला, कड़ी मेहनत करें, 50% टैक्स चुकाएं, जो बचता है उसे बचाएं। आपकी बचत 5% ब्याज कमाती है, जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। या दूसरा, अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाने का समय निकालें, अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की शक्ति का दोहन करें। यदि आप पहले विकल्प का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से यह पता लगा लें कि $1,90,000 बचाने में आपको कितना समय लगता है। समय आपकी सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं खामोशी से अपना सर क्यों हिलाता हूँ जब भी मैं अभिभावकों के मुंह से सुनता हूँ, मेरा बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। बढ़िया है, लेकिन क्या इतना ही काफी है? मैं जानता हूँ कि ऊपर बताई गई निवेश रणनीति काफी छोटी है। इसका इस्तेमाल सिर्फ यह दर्शाने के लिए किया गया है कि छोटी रकम कैसे बड़ी रकम में बदल सकती है। एक बार फिर मेरी सफलता यह बताती है कि प्रबल वित्तीय बुनियाद कितनी महत्वपूर्ण होती है, जिसकी शुरुआत एक सुदृढ़ वित्तीय शिक्षा से होती है। मैं यह पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यह दोहराने लायक है। वित्तीय बुद्धि में ये 4 मुख्य तकनीकी योग्यताएं शामिल होती हैं। पहला, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वित्तीय साक्षरता या अंक पढ़ने की योग्यता है। यदि आप कारोबार या निवेश खड़ा करना चाहते हैं तो यह एक आवश्यक योग्यता है। दूसरा, निवेश। निवेश पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान है। तीसरा, बाजारों को समझना। बाजारों को समझना मांग और पूर्ति का विज्ञान है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बाजार को वह दिया जो यह चाहता था। यही बिल गेट्स ने भी किया। $75,000 का मकान $20,000 में खरीदकर उसे $60,000 में बेच दिया गया। यह भी बाजार द्वारा उत्पन्न अवसर को जकड़ने का परिणाम था। कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। चौथा, कानून। कानून अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट, राज्य और संघीय कानूनों का ज्ञान है। मैं नियमों के हिसाब से खेलने की सलाह देता हूँ। यही वह बुनियादी नींव या योग्यताओं का मिश्रण है जिसकी जरूरत दौलत की सफल तलाश के लिए होती है। चाहे यह छोटे मकान खरीदना हो या अपार्टमेंट बिल्डिंग, कंपनियां, शेयर, बॉन्ड, कीमती धातुएं, बेसबॉल कार्ड या कोई दूसरी चीज हो। कुछ साल बाद रियल एस्टेट बाजार पलट गया और बाकी हर व्यक्ति इसमें अंदर आ रहा था। शेयर बाजार उछाल पर था और हर व्यक्ति उसमें प्रवेश कर रहा था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। मैंने बेचना शुरू कर दिया और अब पेरू, नॉर्वे, मलेशिया तथा फिलीपींस की यात्रा करने लगा। निवेश परिदृश्य बदल गया था। अब हम रियल एस्टेट नहीं खरीद रहे थे, अब तो हम संपत्ति वाले कॉलम के भीतर मूल्य को बढ़ते हुए देख रहे हैं और शायद जल्द ही बेचना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि छोटे मकान वाले उन 6 सौदों में से कुछ बिक जाएंगे और $40,000 के नोट नकदी में बदल जाएंगे। मुझे अपने अकाउंटेंट को फोन करना होगा कि वह नकदी के लिए तैयार रहे और उसे सुरक्षित रखने के तरीके खोजे। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वह यह है कि निवेश आते जाते रहते हैं। शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। अर्थव्यवस्था सुधरती बिगड़ती रहती है। संसार जीवन में कभी कभार मिलने वाले अवसर हमेशा आपको दे रहा है, आपके जीवन के हर दिन, मगर अक्सर हम उन्हें नहीं देख पाते हैं, लेकिन वे वहाँ मौजूद होते हैं। संसार जितना ज्यादा बदलता है और तकनीक जितनी ज्यादा बदलती है, उतने ही अधिक अवसर आएंगे और आपको और आपके परिवार को कई पीढ़ियों तक वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बना सकते हैं। अपनी वित्तीय बुद्धि विकसित करने की झंझट में क्यों पड़े, एक बार फिर सिर्फ आप ही इसका जवाब दे सकते हैं।
मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं सीखना और विकास करना क्यों जारी रखता हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि कई परिवर्तन आने वाले हैं। मैं अतीत से चिपके रहने के बजाय परिवर्तन का स्वागत करना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं जानता हूँ कि बाजार में ज्वार भी आएगा और भाटा भी आएगा। मैं अपनी वित्तीय बुद्धि को लगातार बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि बाजार में होने वाले हर परिवर्तन पर कुछ लोग घुटने टेककर अपनी नौकरियों की भीख मांगेंगे। इस दौरान दूसरे लोग जीवन की थमाई बुरी परिस्थितियों को लेंगे और जीवन हम सभी को कभी कभार बुरी परिस्थितियां थमाता है और उन्हें लाखों डॉलर में बदल लेंगे। यही वित्तीय बुद्धि है। मुझे अक्सर उन बुरी परिस्थितियों के बारे में पूछा जाता है जिन्हें मैंने लाखों डॉलर में बदला है। मैं अपने निवेशों के ज्यादा उदाहरण देने में संकोच करता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि यह डींगे हाँकने या सेकी बगाड़ने का काम लग सकता है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ वास्तविक और आसान घटनाओं के संख्यात्मक व समयावधि वाले उदाहरण देता हूँ। मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह आसान है और आप वित्तीय बुद्धि के इन 4 स्तंभों से जितने ज्यादा परिचित होते हैं यह उतना ही ज्यादा आसान होता है। व्यक्तिगत रूप से मैं वित्तीय विकास हासिल करने के लिए 2 मुख्य साधनों का इस्तेमाल करता हूँ, रियल एस्टेट और स्मॉल कैप शेयर। रियल एस्टेट में निवेश मेरी नींव है। मेरी जायदादें लगातार कैश फ्लो प्रदान करती हैं और कभी कभार मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है। मैं स्मॉल कैप शेयरों का इस्तेमाल तीव्र विकास के लिए करता हूँ। मैं जो करता हूँ आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूँ। उदाहरण बस यही है। उदाहरण, अगर अवसर बहुत जटिल है और मैं निवेश को नहीं समझता हूँ तो मैं निवेश नहीं करता हूँ। वित्तीय दृष्टि से सफल होने के लिए बस सरल गणित और सहज बोध की जरूरत होती है। आगे की पेज पर हम कल चलेंगे। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।